हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग मल्हार बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गोल। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 वो भी हमने पढ़ लिया है, मातृभूमि, और उसमें शामिल जो एक कविता थी, है ना, फूल की अभिलाषा, वो भी हमने पढ़ लिया है। आज हम ये चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है गोल। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। गोल। ठीक है, आपको पता है हमारी वीडियो का पैटर्न क्या है कि पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर पूरा बुक वर्क जितना भी आपका इस चैप्टर में है सारी चीज़ें हम लोग लिख के देखेंगे, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन ये पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। ये पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के स्मरण का एक अंश है। ठीक है, आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि वे कौन थे। ठीक है, और वो प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। लिखते हैं, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। ठीक है, यानी यहाँ पे अब जो खिलाड़ी हैं वो अपने ही बारे में बता रहे हैं कि आपको पता है कि धक्का मुक्की खेल कूद में होता रहता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, और ये सब आम बात है। हम जब खेलते थे तब भी ये होता था। मैं सन 1933 की बात है। ठीक है, उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और स्प्रेस एंड माइनस टीम, ठीक है, के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी हार कोशिश बेकार जाती थी। ठीक है, यानी वो उनसे कोशिश कर रहे थे कि वो उनसे छीन ले, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार थी। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सर पर मार दी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। ठीक है, यानी अब क्या किया, जो खिलाड़ी जो ये अपनी किताब लिख रहे हैं, जिनको हम पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता इनका क्या नाम है अभी। ठीक है, आखिर में पता चलेगा इनका नाम। तो वो बताते हैं कि वो लोग बड़े थे, ये माइनर्स टीम थी, तो इनके हाथ में एक भी बॉल नहीं लग रहा था। तो उधर से हॉकी वाले लोगों ने क्या करा, इनके सर पे हॉकी स्टिक मार दी, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुँचे, यानी उनकी चोट लग गई होगी, खून वगैरह निकल आया होगा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरा इतने कहते ही वे खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता। ठीक है, यानी क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मैं अब तुमसे अपना बदला तो लूँगा। ठीक है, तो वो खिलाड़ी क्या कर रहा था बेचारा, डर के मारे हर समय देख रहा था कि पता नहीं किधर से आके वो मेरे सर पे मार देगा। ठीक है, कि कब उसके सर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ मैं। ठीक है, मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल ख़त्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। ठीक है, यानी अब उसने कितने से हराया, 5 से हराया। ठीक, लेकिन क्यों हराया, क्योंकि गुस्सा आ गया था। ठीक है, तो लिखते हैं, वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। जाहिर बात है, हमारे गांधी जी भी यही कहा करते थे कि अगर आँख के बदले आँख ले ली जाएगी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, है ना। आप अपना बदला लें, लेकिन दूसरी तरीके से। अगर कोई आपको जलील कर रहा है, ये कह रहा है तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपको उसे ही ये लफ्ज़ दोबारा नहीं दोहराना है, आपको पढ़ के दिखाना है ना। आपको अपना बदला लेना है टॉप करके, आपको अपना बदला लेना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप करके। आ रही है बात समझ में। तो उन्होंने भी क्या करा, हॉकी स्टिक उसके सर पे नहीं मारी दोबारा से कि उससे बदला लें, नहीं, उन्होंने क्या करा, टीम को जिताया, ज़्यादा गोल किए। ठीक है, आगे देखिए, लिखते हैं, सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से ही डरता रहता है कि उसके साथ भी वो बुराई कोई ना कोई तो ज़रूर करेगा, है ना। तो पता नहीं उसके साथ कब वो बुराई हो जाए, इसलिए वो हर वक्त क्या रहता है, डरा हुआ रहता है। इसलिए कभी भी हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। आज मैं जहाँ भी हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है, यानी कोई गुरु मंत्र नहीं है कि ये 4 वर्ड आप पढ़ लीजिए आप सफल हो जाएंगे। मैं हर किसी से क्या करता हूँ,
हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल की भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के, ज़रूरी नहीं है मैं सिर्फ खेल की बात करूं, किसी भी चीज़ में, जिस भी लाइन में आप आगे जाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, है ना, अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको ईमानदारी से मेहनत करनी होगी, है ना, उसके प्रति लगन रखनी होगी। तो ये काम आपको पहले करना पड़ेंगे। अगर आपके पास लगन, साधना, ये सारी चीज़ें हैं तो आप आगे कामयाब होंगे, फिर चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ भी हो। ठीक है, लिखते हैं, मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझसे हॉकी खेलने के लिए कहते। मेरी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। ठीक है, सैनिक जब चाहें मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया यानी नया नया सीखने वाला। ठीक है, यानी ये भी वहाँ जाके थोड़ा बहुत खेला करते थे, जबकि इन्हें कोई खास शौक नहीं था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। यानी अब उन्होंने खेला, प्रैक्टिस की, तो वो उस पर परफेक्ट होते चले गए। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। ठीक है, बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। ठीक है, यानी कभी भी वो सारे गोल खुद नहीं करते थे, लेकिन वो खेलते बहुत अच्छे ढंग से थे, इसलिए उनको क्या कहा गया, हॉकी का जादूगर कहा गया। देखते, मेरी तो हमेशा से यही कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं। ठीक है, यानी गोल, आपको पता है नेट होती है, उसके पास वो ले जाते थे और वहाँ जाकर अपने ही किसी साथी खिलाड़ी को दे दिया करते थे, ताकि वो उससे गोल कर ले और उसका श्रेय उसे मिल जाए। क्योंकि आपको पता है, जिसने भी जितने गोल किए होते, कहा जाता है इतने गोल इसने करे, इतने गोल इसने करे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, पूरे मैदान से गेंद को यहाँ पे नेट के पास ले जाते थे और यहाँ छोड़ देते थे, ताकि उनका कोई साथी मार दे और उसके नाम पे वो गोल चढ़ जाए। यहाँ पे आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ये भारतीय हॉकी टीम की 1936 में जो ओलंपिक में खेला था, जीत दर्ज की थी। ठीक है, तो ये उसकी ही तस्वीर यहाँ आपको दिखाई गई है। ठीक है, आगे देखिए, लिखते हैं, अपनी इसी खेल भावना के कारण मैं दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। यानी इसी तरह से वो खेलते थे, इसलिए कि भाई देखिए, हर चीज़ में ना इंसानियत सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और सबसे ऊपर इंसानियत ही आती है ना। तो जब इंसान अच्छे से खेल रहा है, इंसानियत दिखा रहा है, तो उसको ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, लिखते हैं, आपके बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, यानी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। खेलते समय मैं हमेशा इसी बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। ठीक है, और जब आपको देश से प्यार होता है और आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं शायद उर्दू पढ़ा रही थी तब भी मैंने ये बात बोली थी कि अगर आप कुछ भी काम देश के लिए करते हैं तो उसमें सबसे पहले फ़ायदा आपका ही होता है ना। आगे देखिए, ये लिखा किसने है, ये मेजर ध्यानचंद जी ने लिखा है। और आपको पता है, उन्हीं के नाम से इंडिया का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे ही दिया जाता है। या देखिए, लेखक से परिचय आपको दिया गया। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे, यानी ये ध्यानचंद साहब जो है, इन्हीं की आत्मकथा से ही लिया गया है ये। ठीक है, तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर हैं, कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब आपसे मैंने उस दिन भी कहा था, फर्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ा रही थी, कि बेटा आपको पता होना चाहिए, न्यू सिलेबस आ गया है, न्यू पैटर्न आ गया है। अब आपसे अंदर से पार्ट के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, वो तो पूछे ही जाते हैं, पार्ट के बीच से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब आपसे पूछा जा सकता है, बताइए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। ठीक है, ये इसी कारण होता है। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भी भारत रत्न जो है खेल रत्न जो है ये भी उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। खेल रत्न मेजर ध्यानचंद है ना, इसी नाम से उन्हें दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है पार्ट से। ठीक है, मेरी समझ से पहला क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला लिखा है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी से नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? क्या पता चलता है कि वो अत्यधिक क्रोधी थे, गुस्से वाले थे? बिल्कुल नहीं थे। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे? चलिए देखते हैं, हो सकता है उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये वाला भी नहीं हो सकता। ठीक है, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है। ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करना कहीं अक्लमंदी नहीं है। तो आप इसके आगे स्टार बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ आपको लिखा हुआ है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया था। क्यों शुरू किया था? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषता के कारण, या हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या उनकी खेल की भावना के कारण। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही से, आप लोग मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो ये आंसर चुना है इसमें यहाँ पे आंसर क्यों चुना गया है और कौन सा सही है। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए तब तक हम लोग आंसर्स देखते हैं। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उनकी हॉकी खेलने की विशेष कौशल के कारण उनको ये कहा जाता था। ठीक है, अब आपने ये आंसर क्यों चुना है, तो देखिए इसमें ये है कि दोनों जगह उनकी सही, पहली बात तो ये है कि ये चीज़ हम चैप्टर में से भी पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए भी हमने चुना है। ठीक है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यही ऑप्शन हमारे लिए सही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अगला सवाल दिया गया है, मिलकर मिलान करें। ठीक है, तो लिखते हैं, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह से इनसे क्या करना है, चर्चा कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। इसके लिए आप डिक्शनरी यानी शब्दकोश, इंटरनेट और इनकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेट की मदद ले रहे हैं। तो पहला दिया गया है लॉन्स नायक। लॉन्स नायक जो हुआ करता था, ये क्या है, ये भारतीय सेना का एक पद था। ठीक है, तो पहला इससे मिल जाएगा। दूसरा आपको लिखा है बर्लिन ओलंपिक, ये आपको पता है गेम था, ये ऑर्गेनाइज हुआ था 1936 में जर्मन में। ठीक है, इसमें 49 देशों ने भाग लिया था, जिसमें हमारे भारत ने भी भाग लिया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पंजाब रेजिमेंट जो है ये क्या है, ये अंग्रेज़ों की एक हॉकी टीम का नाम है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका लिखा है स्प्रेड्स एंड माइनस टीम जो थी आपकी। ठीक है, ये क्या है, ये स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज़ों की भारतीय सेना का एक दल था जहाँ वो थे। ठीक है, सूबेदार किसे कहा जाता है, तो देखिए लिखते हैं, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सेना अधिकारियों का दूसरा बड़ा पद हुआ करता था। ठीक है, छावनी उसको कहा जाता है जहाँ पे सैनिक रहते हैं। ठीक, तो ये मैचिंग आप लोग बहुत आसानी से यहाँ कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने मैचिंग आपको आंसर शीट पे नहीं दिखाई है, वहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप पंक्तियों पर चर्चा, अब लिखते हैं, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह के साथ साझा कीजिए। ठीक है, जो भी आपके लोग पढ़ते हैं, क्लासमेट्स, और अपनी लेखन पुस्तिका में भी आपको लिखना है। पहला सवाल लिखा है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई ना हो जाए। ठीक है, अब हम ना जल्द इकट्ठा आंसर देखेंगे, है ना, ये 2 क्वेश्चन का एक साथ जवाब देखेंगे। अगला सवाल देखिए, लिखा है, मेरी तो हमेशा से यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैं दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया था। ठीक है, तो चलिए इन दोनों का आंसर देखते हैं।
तो देखिए पहला जो सवाल था आपका कि बुरा काम करने वाला आदमी हर वक्त डरता रहता है, तो देखिए इसलिए डरता रहता है क्योंकि उसने बुरा किया है, तो उसे डर लगता है कि जिसके साथ मैंने बुरा किया है कि कहीं वो भी तो मेरे साथ बुरा ना कर दे। और फिर जो इंसान बुरा करता है तो कोई दूसरा भी तो उसके साथ बुरा कर सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसने जिसके साथ बुरा किया है वही पलट के उसके साथ बुरा करे। ठीक है, तो बुराई जो है वो हमेशा सामने आ जाती है, इसलिए उसको डर लगा रहता है। अगला सवाल देखिए ये था ना कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं इसको करूँ, तो देखिए यहाँ लिखा है हमें सदैव अपने बारे में नहीं सोचते रहना चाहिए, है ना। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों को भी अवसर देना चाहिए। ठीक है, इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर है या वीक है, बल्कि इसलिए कि उनको भी तो मौका मिले किसी चीज़ का। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ लिखते हैं विचार करने के लिए आपको दिया गया है कि फिर से इस चैप्टर को एक बार आपको पढ़ना है और बताना है क्या पहला कि ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था, और दूसरा सवाल आपको बताना है किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। ठीक है, यानी मेजर ध्यानचंद साहब के बारे में 2 बातें आपको बतानी है। तो चलिए इन दोनों का भी आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आप दोनों का आंसर देख सकते हैं। ठीक है, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य ये था कि वो खेल की भावना रखते थे, परिश्रम, मेहनत, सब है ना, सहयोग, ये सब चीज़ें वो करते थे। और उन्होंने खुद भी कहा कि मेरे पास कोई गुरु मंत्र नहीं है, जब मैं मेहनत करूँगा, लगन है, तो इंसान कामयाब होगा। अगला देखिए कि वो दूसरों को अपने से पहले रखते थे। तो जो उन्होंने अभी एक बात बोली ना कि मैं गोल के पास ले जाके छोड़ देता था ताकि मेरा कोई साथी गोल कर दे और उसका श्रेय उसे मिल जाए, तो इसी से पता चलता है कि वो दूसरों के प्रति प्रेम भावना रखते थे और अपने से पहले दूसरों का सोचते थे। अब देखिए यहाँ लिखा है संस्मरण की रचना उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा था। ठीक है, ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसे और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ना है और आपको जवाब देना है पहला और दूसरा। पहला क्या लिखा है, अपने अपने समूह में मिलकर इस स्मरण की जो विशेषताएं हैं उनकी सूचना बनानी है। और दूसरी चीज़ आपको ये बताया है अपने समूह की सूचनाओं को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए, यानी दो लोग पेयर बनाइए और इसकी सूचना बनाइए और उसके बाद फिर वो सब आपस में शेयर करना है। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट के लिए दिखा देती हूँ, आप खुद से सूचना बनाइएगा अपनी। ठीक है, जो सूची है वो खुद तैयार कीजिएगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देती हूँ। देखिए मेन आपको पहले का ही आंसर था, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आपको लिख के बता दिए हैं कि क्या क्या हो सकती हैं। ठीक, और दूसरे क्वेश्चन में आपको ये सब चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है, क्या यही विशेषताएं उन्होंने भी लिखी है, इससे मिलती जुलती कुछ विशेषताएं उन्होंने लिखी हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है कि शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक़े में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युगम कहते हैं। ठीक है, शब्द युगम में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, योजक यानी कि जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द लिखिए, यानी कि जो योजक चिन्ह के साथ हो, जैसे जैसे, है ना, वैसे वैसे, जैसे तैसे, ऐसे ऐसे, है ना, कैसे कैसे। तो इस तरह से आपको 5 शब्द लिखने हैं। पहले मैं ये सारे क्वेश्चन एक साथ पढ़ूंगी क्योंकि एक जैसे टॉपिक के एक साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक साथ आंसर देखेंगे। अब इसमें 3 क्वेश्चन है ना, पहला का हमने पढ़ लिया, इसमें हमें जोड़े वाले बनाने हैं। ठीक, अगले पे आ जाइए। यहाँ लिखा है खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। तो लिखते हैं इस वाक्य में भी आपने देखे होंगे 2 युग्म शब्द आए हैं। ठीक है, लेकिन इन युग्म शब्द में जो है बीच में भिन्न भिन्न अर्थ आ रहा है। ठीक है, एक जैसे अर्थ नहीं है, जैसे धक्का मुक्की। ठीक है, आपको भी ऐसे ही 5 युग्म लिखने हैं जिनके शब्द जो हैं क्या है, विभिन्न हो, अलग अलग हो। धक्का मुक्की, नोक झोंक, आना जाना, खाना पीना। ठीक है, लेकिन योजक चिन्ह होना चाहिए। तीसरे में देखिए लिखा है हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इसके बाद देखिए आगे लिखा है इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार, जीत, बच्चे, बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनको योजक की सहायता से लिखना है, यानी कि बीच से या जो है हटा देना है। अच्छा योजक लगा के बुरा, छोटा योजक लगा के बड़ा,
ठीक है, अमीर ऐसे ये हटा देना है और यहाँ पे योजक चिन्ह लगा देना है। ठीक है, या और ये जो लिखा है इसे हटा देना है, बाकी दोनों के पहले और आखिरी के शब्द सेम रहने देने हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा देना है। उत्तर और दक्षिण, है ना, तो उत्तर दक्षिण। गुरु और शिष्य यानी गुरु शिष्य। ठीक है, अमृत या विष, तो क्या हो जाएगा, अमृत या विष को कह देंगे अमृत विष, योजक चिन्ह के साथ। तो चलिए अब इन 3 क्वेश्चन के हम आंसर देख लेते हैं। तो देखिए अब आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे लिखा ना धीरे धीरे, ये देखिए, है ना, इसका आंसर ये हम अभी का वाला पढ़ रहे हैं जिसमें एक जैसे ही है, योजक चिन्ह के साथ एक जैसे शब्द हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, फिर, कभी कभी, अभी अभी, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको और भी बहुत सारे बताए थे, कैसे कैसे, है ना, ऐसे ऐसे, जैसे जैसे, तो लिखा ही हुआ है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर आप अगला देखिए, इसमें क्या था, शब्द युग्म होने चाहिए थे, लेकिन दोनों का जो शब्द था वो क्या हो, अलग अलग हो, है ना। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, सुख दुख हो गया, दाल रोटी हो गया, अमीर गरीब हो गया, सच्चा झूठा हो गया, ऊंचा नीच हो गई। ठीक है, यहाँ बीच में योजक चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आपको देखिए दिया गया है, इसमें आपको योजक चिन्ह लगा के लिखना था, ये मैंने आपको अभी पहले भी बता ही दिया था बुक में। यहाँ देखिए इस तरह से ये आपको लिखना है, योजक चिन्ह लगा के कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात पर बल देना। ठीक है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, तो ये जो ले ही लिया है ना, इसी से पता चलता है कि हमने क्या करा है, बात पर बल दिया है। मैंने तो अपना बदला ले लिया। अब देखिए अगर मैं कह देती मैंने तो अपना बदला ले लिया, ये इतना ज़्यादा ज़ोरदार नहीं लगता जब मैं ऐसे बोलूँ, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा बल ज़्यादा आ जाता है। तो देखिए लिखते हैं, इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचाना, दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है, उस एक शब्द के ना होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा सा अंतर आ गया है। ठीक है, हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि इन वाक्यों में ये शब्द ना हो तो उनके अर्थ पर किस प्रकार का जो है प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसे देखते हैं, इस तरह के कौन कौन से शब्द हमारे पाठ में आए हैं। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, खेल में तो ये सब चलता है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे भी, ही, तो, ही, भी, है ना, ये कुछ शब्द मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं। अच्छा, जो ये शब्द होते हैं ना, तो, भी, इनको निपात कहा जाता है। ठीक है, निपात शब्द का अर्थ ही होता है कि बात पर बल देने वाले जो शब्द होते हैं। ठीक है, इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये बात में बल देने के लिए ज़रूर प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए पाठ से आगे, अब हो सकता है यहाँ से आपके टीचर आपको ना करवाएं क्योंकि ये पाठ से आगे की बात हो जाती है, लेकिन मेरा काम है मैं आपको पूरा जो भी चैप्टर है वो सब करा रही हूँ आंसर्स के साथ, ताकि आप लोग आसानी से कर पाएँ। नई बुक है, इसके लिए कुछ भी मिलना समझना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में शेयर की जा रही हैं। और आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, और सबसे कहें भी। देखिए लिखते हैं, आपकी बात। क्या लिखते हैं, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते। ठीक है, आप कैसे लेते बदला, यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। दूसरा सवाल देखिए, लिखा है, आपको कौन सा खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों। तो देखिए ये आंसर वैसे तो लिख के दिखाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप लोग लिखिएगा इसे खुद से। जैसे अगर मैं ध्यानचंद जी की जगह पे होती, है ना, तो शायद मैं भी अपना बदला ऐसे ही लेती, है ना, या हो सकता है एक आध बार धक्का दे देती, गुस्सा तो मुझे ज़्यादा ही आता है ना, उसे भी धक्का दे देती। अब मैं किसी का नुकसान तो नहीं करती, सर्वर तो नहीं फोड़ती, लेकिन हाँ धक्का वक्का तो दे ही देती उसको मैं, है ना। तो अब आप बताइए आपकी क्या राय है, आप धक्का देते, नहीं देते, या सरी खोल देते उसका हॉकी स्टिक मार के। क्योंकि जितने सब्र वाले, जितने अच्छे ध्यानचंद जी थे, उतने अच्छे हम तो किसी हाल में नहीं हो सकते, राइट। तो अब आप बताइए आप अपना बदला किस प्रकार लेते हैं, या अगर आप सीधे साधे बच्चे हैं तो आप कहते हैं अरे छोड़िए मैडम क्या है बदला लेना, हम तो बदला लेते ही नहीं, है ना। तो जो भी आपकी राय है उसे आप लिखिए, अब ये मैं नहीं लिखूंगी। अगला सवाल देखिए आपका है कि आपको कौन सा खेल अच्छा लगता है, कौन से खिलाड़ी अच्छे लगते हैं, तो और वो क्यों लगते हैं, तो वो आपको बताना है। भाई मेरा तो कोई ख़ास इंटरेस्ट है नहीं खेल वेल में, लेकिन हाँ फिर भी मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट को पसंद करती हूँ, है ना, और क्रिकेट में अपने जो 2-4 खिलाड़ी हैं उनको पसंद करती हूँ। ठीक है, उनका खेलने का स्टाइल, उनका एक कहते हैं ना कि सब
पूरा टीम वर्क करना, किस स्टाइल से वो सब टीम वर्क करते हैं, है ना। कैसे अगर एक बैटिंग कर रहा है तो किस तरह से बाकी लोग उसको चीयर अप कर रहे हैं, है ना। अगर उनकी बॉलिंग करने की टर्न है तो किस तरह से वो लोग फील्डिंग करते हैं। तो टीम वर्क जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सबका, है ना। इसीलिए मुझे क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद है। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा गेम ना देखती हूँ, ना मुझे खेलने का शौक़ है, ठीक है। लेकिन फिर भी, है ना, मुझे बुक्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बुक्स को पढ़ना, उनको देखना, उनको संभालना, उनको रखना, मैं थोड़ा सा बुक्स में, लाइब्रेरी में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन फिर भी, ठीक है, अगर एक ओवरव्यू पूछा जाए तो मैंने अपने बारे में आपको बताया। लेकिन अब आप मुझे अपना बताइए कि आपको कौन सा खेल अच्छा लगता है। और मुझे यकीन है आप सबको भी क्रिकेट ही पसंद होगा, है ना। लेकिन अब क्रिकेट में खिलाड़ी की बात है तो मैं तो किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप लोग बताइए कि कौन सा प्लेयर आपको सबसे अच्छा लगता है। धोनी साहब अच्छे लगते हैं, सचिन जी अच्छे लगते हैं, कौन अच्छा लगता है? विराट कोहली साहब हैं आजकल, है ना, वो अच्छे लगते हैं। कौन सा आपको क्रिकेट प्लेयर अच्छा लगता है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है समाचार पत्र से। क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। पृष्ठ मतलब पेज, है ना। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद के खेल का एक समाचार पत्र अपनी पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी खेल आपको पसंद है उसका आपको समाचार पत्र बनाना है, ठीक है। तो अब अगला सवाल देखिए, लिखा है मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं, ठीक है, और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। यानी कि आप वहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर की तरह पहुँचे हुए हैं, खेल को देख रहे हैं और खेल का सारी चीज़ें बता रहे हैं। अरे इन्होंने देखो छक्का मार दिया, अरे इनका चौका है, और ये देखो आउट हो गया, है ना, नहीं ये नॉट आउट था या नो बॉल थी, जो भी होता है A to Z, ठीक है। वो सब चीज़ें आप देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए, है ना। कि आपने क्या क्या देखा वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको बताना है, ठीक है। और संकेत में लिखते हैं इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का भी उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आपके नेट पे या टीवी पे जो चैनल्स हैं, वो जब आप ये बोल रहे होते हैं ना कमेंट्री के, ये हुआ वो हुआ, अरे देखो ये आउट हो गया, ये तो वो चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो ये सब मुझे तो नहीं लगता कि कराने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सब नहीं करा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे डायरी की प्रारंभ लिखा है, तो यहाँ लिखा है कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं, जो वो सोचते हैं या जो उनके साथ दिन में हुआ होता है, या वो जो देखते हैं उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं, ठीक है, या टाइप कर लेते हैं। इसी प्रकार से इसी चीज़ों को क्या कहा जाता है, डायरी लिखना कहते हैं। जो भी आज आपके दिन में हुआ, जो आपके दिल ने सोचा या जो चीज़ आपने देखी, उसको एक जगह लिख लेना, ये डायरी लेखन कहलाता है। क्या आप भी अपने मन की बात या विचार को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डायरी लिखना शुरू करनी है। तो डायरी लिखने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं, उसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि आप जहाँ लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। जैसे आप किसी पुस्तक में लिखना चाहते हैं, ऑनलाइन लिखना चाहते हैं, कहाँ लिखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रतिदिन, ठीक है, जो कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपको रेगुलर बेसिस पे लिखना ही है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली शेड्यूल होती है हमारी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप मेरी लाइफ लें, तो मुझे पता है मुझे उठना है ना, कॉलेज जाना है या फिर स्कूल जाना है या फिर आपकी वीडियो बनानी है या फिर कोचिंग में जाना है। तो ये मेरी लाइफ शेड्यूल है, थोड़ा बहुत घर का काम करना है। तो ये चीज़ें क्या, ये शेड्यूल्ड है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट या कुछ नया, कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। ये एज़ यूजुअल चल रही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब मैं कहीं जा रही होती हूँ, रास्ते में मुझे कोई अच्छी चीज़ दिख जाती है या कोई बुरी चीज़ दिख जाती है ना, तो उस चीज़ को हमें लिखना है। या जैसे मान लीजिए बर्थडे आया मेरा, बच्चों ने गिफ्ट दिए, फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिए, पार्टी दी, है ना, या हमने एंजॉय किया, हम कहीं घूमने गए, तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक है, ये रोज़ नहीं हो रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको ही डायरी में लिखा जाता है। अब ये नहीं कि मैं सुबह उठी, मैंने ब्रश करा, मैंने मुंह धोया, अरे ये तो डेली रूटीन है, ये तो हर कोई करता है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, राइट। या आप स्कूल गए, पढ़ाई हुई, मैम ने पढ़ाया, आपने पढ़ा, ये तो डेली रूटीन है। हाँ, आपको लिखना ये है कि आज मैम ने सरप्राइज़ टेस्ट ले लिया या मैम ने टेस्ट लिया था, उसमें मेरे फुल मार्क्स आ गए, है ना। ये चीज़ें आपको वहाँ लिखनी होती हैं, ठीक है। तो ये आपको डायरी लिखना सिखाया गया है, इसमें भी हमारा कोई काम नहीं है, ये आप खुद से कर लेंगे।
अब आज की पहेली में आपको दिया गया है, ये एक रोचक पहेली दी गई है, ठीक है। यहाँ एक रोचक पहेली है, इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन सा खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 खिलाड़ी हैं, आपको बताना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा, कौन खिलाड़ी गोल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना इस तरह से इसके मेरे ख़्याल में इस लाइन के थ्रू चलना है। देखिए क्या इसका गोल पहुँच रहा है, तो देखिए इसका गोल तो बिल्कुल ठीक पहुँच रहा है ना। अगर इन भाई साहब का लें तो देखिए ये यहाँ पे भी फंस जाएगा, यहाँ पे भी घूम जाएगा, है ना, और फाइनली घूम फिर के वापस यहीं आ जाएगा, तो इनसे भी नहीं होगा। इनका भी चलेंगे तो ये भी घूम फिर के नाच घूम के यहीं आ जाएंगी। सिर्फ इसी लड़की का ऐसा है जो गोल कर पाएगी, ठीक है। तो ये आप खुद भी एक बार अंदाज़ा लगाइए कि क्या है क्या नहीं। अब यह लिखा है झरोखे से। आपने हॉकी के बारे में बहुत कुछ बातें की होंगी, ठीक है। अब हम हॉकी जैसे ही अन्य जो आपके और बहुत सारे खेल हैं, है ना, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लिखते हैं अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे जिसे आप जैसे लाखों बच्चे अपने गली मोहल्ले में खेलते हैं, और इस खेल का नाम है डांडी या गोथा, ठीक है। चलिए, डांडी या गोथा इस खेल का नाम है, और इसमें लिखा है ये भील भिल्ला बच्चों का खेल है, ठीक है। डांडी या गोथा शब्द का अर्थ एक ही है, खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो ये लकड़ी काफ़ी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी की जैसी ही है। बस अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल स्पॉट होता है, जबकि इस खेल में कोई निर्धारण नहीं है, ऐसा कुछ निर्धारण नहीं है, ठीक है। और दूसरा अंतर ये है कि भीलाला बच्चों की ये गेंद यानी हॉकी वाली जो है इसकी अपेक्षा एकदम साधारण होती है, और ये बाँस की बनी हुई होती है। अब इस खेल के लिए आपकी सामग्री क्या क्या चाहिए। बाँस की आपको गुट्टे की गेंद चाहिए, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वित कहेंगे। और गोथा यानी अंग्रेज़ी अक्षर जैसा एल जैसा आपको क्या चाहिए, एक नीचे से मुड़ी हुई बाँस की लकड़ी चाहिए, जैसा कि आप इस बच्चे के हाथ में देख सकते हैं, या इस बच्चे के हाथ में भी देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि राख से खेल के मैदान में आपको क्या करना है, सीमांकन करना है, यानी कि लकीरें बना देनी है, और उसके भीतर घेरे में आपको गोल सा एक छोटा सा एक गोला बनाना है। अब ये खेल खेला कैसे जाएगा, तो यहाँ पे ये सब लिखा है। मुझे नहीं लगता ये सब करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। साझी समझ खोजबीन के लिए ये सब आप लोग कर लीजिएगा। ये एक छोटी सी कहानी है, इसे हमने एक अलग वीडियो में पढ़ा दिया है। तो चैप्टर बहुत लंबा हो गया, उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको रोज़ एक चैप्टर दिया जा रहा है, कविताएं बीच में जो भी हैं वो सब दी जा रही हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं आपको यहाँ पे पूरी बुक एक ही बार में कंप्लीट करा दूँगी, यानी फाइनल टर्म का भी मैं आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।